हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश कहां से गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो उसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बनाना है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बोलने का अंदाज जो तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहां हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम में और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आगरा में डिंपल यादव की रैली का आयोजन। रैली में सपा के विकास कार्यों को गिनाया। नोटबंदी पर बीजेपी पर कसा शिकंजा। बसपा ने की जनसभा। कार्यकर्ता सम्मेलन की जगह हुई ब्राह्मण सभा। सभा में जाति विशेष पर किया हमला। प्रशासन से नहीं की कोई कार्रवाई। चुनावी दौर में जनसंपर्क अभियान तेजी पर। सूर्यकांत धस्माना ने की जनसभा। देहरादून से है कांग्रेस प्रत्याशी। भगवानपुर में बसपा प्रत्याशी का रोड शो। समर्थकों ने लगाए पार्टी जिंदाबाद के नारे। प्रत्याशी राजकुमार राणा ने जीत का किया दावा। खबरों की शुरुआत करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव ने राज्यसभा सांसद जया बच्चन के साथ आगरा के बाहर विधानसभा से सपा प्रत्याशी अंशु निषाद के समर्थन में एक विशाल
जनसभा संबोधित करने पहुंची। इस दौरान डिंपल यादव के साथ जया बच्चन हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंची, जहां हजारों की संख्या में एकत्रित लोगों की भीड़ ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। जनता को संबोधन करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भरपूर विकास किया। हमारी सपा सरकार ने वादे किए वो पूरे किए, चाहे वो कन्यादान हो, छात्रवृत्ति हो, लैपटॉप हो या फिर सड़कें और एक्सप्रेसवे। वहीं डिंपल ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को नोटबंदी के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख को करीब आता देख अब सभी बड़े दल लगातार रैली कर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में एक तरफ जहां अमित शाह ने हाथरस में रैली की, तो वहीं राहुल गांधी भी कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी राजेश जीवन के लिए वोट मांगने हाथरस पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने पीएम और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा देकर चुनाव देने वाली बसपा के एक प्रत्याशी ने खुलेआम चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई है। मामला औरैया जिले का है, जहां से बसपा की तरफ से शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। बता दें, बसपा प्रत्याशी ने कार्यकर्ता सम्मेलन की अनुमति लेकर ब्राह्मण जनसभा का आयोजन किया। इस मौके पर जब मीडिया वहां पहुंची तो उसे वहां जाने से रोक दिया गया। बता दें, इस दौरान सभा ने एनआरएचएम घोटाले में आरोपी रहे पूर्व मंत्री अनंत मिश्रा भी मौजूद रहे। विधुना के स्थानीय विद्यालय के मैदान में खुलेआम सभा कर एक जाति विशेष पर जमकर हमला किया गया। बहरहाल मामला जिला प्रशासन की नजर में पहुंच चुका है और अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस बार कोई कार्रवाई आखिर कब तक करता है। जहां एक तरफ चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सभी प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए अपने अपने इलाकों में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस उम्मीदवार सूर्यकांत धस्माना ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक हर्षवंत कपूर पर जमकर निशाना साधा। जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि हर्षवंत कपूर के लगातार 7 बार विधायक रहने के बाद भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है और इस बार जनता कांग्रेस को खासा समर्थन देकर बीजेपी को सबक सिखाएगी। जनता का सहयोग रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा तो जनता हराती और जिताती है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो प्रतीक, मैं तो सिंबल हूँ और प्रतीक और सिंबल उसके साथ जब जनता जुड़ती है, जनता का सहयोग रहता है, तब परिवर्तन होता है। चुनावी दौर में सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं ऐसे में चुनावी माहौल को गर्म करते हुए भगवानपुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी राजकुमार राणा ने दर्जनों भर गांवों का तूफानी दौरा कर चुनाव प्रचार किया। साथ ही राणा ने कस्बे में रोड शो भी किया, जिसमें बसपा समर्थकों में खासा उत्साह देखने को। वहीं पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए राणा का समर्थन किया और साथ ही जीत का दावा भी किया। बता दें, राजकुमार राणा ने रोड शो के दौरान जीत का दावा करते हुए कहा कि भगवानपुर में अब परिवर्तन की लहर चल पड़ी है, जो कि बसपा की जीत के बाद ही रुकेगी। वहीं बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन पाल ने कहा कि भगवानपुर से तो विधायक बसपा से बनने ही जा रहा है। साथ ही पार्टी से जा चुके जिला पंचायत सदस्य भी वापस आने को बेताब है। खबर मिल रहा है जो एसटी समाज के साथी हैं हमारे, उनके अंदर जागृति आ रही है पुराने साथियों को देखकर, और एक टीम हमारे अंदर भी लगी हुई है जो तेजी से हमारा ग्राफ आगे बढ़ रहा है और माननीय बहन जी के आने के बाद में ये ग्राफ और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक आप जिला पंचायत सदस्य जैसे वो जो है आपसे अभी आप लोगों ने देखा होगा भगवानपुर में ये रोड शो हुआ है और इसके बाद हमारा दादापट्टी का रोड शो और ये लगातार चल रहा है हर गांव के अंदर। आप देख रहे हैं भारी भीड़ जुट रही है, सभी समाज का भारी मिल रहा है। आप सब लोग इसको देख रहे हैं। ये बहन जी का कारवां है, ये मनोहर साहब का बनाया हुआ कारवां मिशन, इसके साथ सब समाज के लोग एक साथ जुड़ते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुजन समाज पार्टी भारी मतों के साथ में यहाँ विजय हासिल करेगी। हाथरस की सादाबाद विधानसभा के मुरसान में बीजेपी प्रत्याशी प्रीति चौधरी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हाथरस पहुंचे। इस मौके पर जनता से बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि 15 साल से उत्तर प्रदेश सपा बसपा के चक्कर में फंसा हुआ है, जिसके कारण विकास के मामले में उत्तर प्रदेश पीछे रह गया है और अब इस राज्य के अंदर ऐसी सरकार लानी है जो विकास करे और वो सपा और बसपा नहीं हो सकती। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने, आइए सुनते हैं। मित्रों, 15 साल से उत्तर प्रदेश के अंदर ये सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो क्रम चला है उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर रख दिया है। विकास के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत पीछे छूट गया है।
जिस प्रकार का भ्रष्टाचार एक सपा सरकार ने चलाया है, कांग्रेस ने देश में किया था, उसको अब उत्तर प्रदेश को मुक्त करने की जरूरत है, मुक्त करने की जरूरत है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही छोटे और सीमांत किसानों का सभी प्रकार का ऋण माफ कर दिया जाएगा और आगे पर जो ऋण दिया जाएगा वो ऋण को 0% सूद से दिया जाएगा, किसानों से ब्याज नहीं लिया जाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। पुलिस कांस्टेबल, दरोगा वगैरह के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बहुत क्लीनली नहीं होते। लोग ये सोच के आने लगे हैं पुलिस में कि मुझे जाके पैसे कमाना है या अपना जलवा बनाना है, मुझे अपराध कंट्रोल करना है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, ये सोच के लोग नहीं आ सकते। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारों को सोचना चाहिए कि जो कांस्टेबल और दरोगाओं के अपॉइंटमेंट है वो ऐसे किए जाएं कि अच्छे लोग उसमें आ पाए। कि हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या है जो हमारे रिटायर्ड आर्मी वाले हैं। अगर हम दरोगा स्तर पे ये तय कर लें कि हम इसमें रिटायर्ड आदमी का आदमी रखेंगे तो बहुत आसानी से हम अपराध पे कंट्रोल कर सकते, क्योंकि दरोगा ही असली आदमी है जो रोकता है सारा क्राइम। लॉ एंड ऑर्डर का सारा जिम्मा दरोगा का है। एसपी एसपी ऊपर ठीक है, बस सब काम करते हैं उसी के माध्यम से। वो अगर हमारा स्क्रू सही हो जाए तो सब अपराध तय कर जाएगा, ये मेरा मानना है। नेता हमारे ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं है, बहुत सारे अच्छे नेता हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अच्छों को बहुत कम ही लोग सपोर्ट करते हैं। जिसके पास बाहुबल है या जिसके पास सपोर्ट है उन्हीं को लोग सुनते हैं, और जो अच्छे ज्ञानी लोग हैं, जो जिनको नॉलेज है हर चीज का, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। और जो सेलेक्ट भी होके आते हैं तो कहते हैं ना कि जिसका बोलवाला, जिसके हाथ में लाठी उसी का बोलवाला। तो पहले तो उनको देखना चाहिए कि हमारे में कौन सुपीरियर है, किसको एक्सपीरियंस है, उसको उस मतलब क्या कहते हैं पद पर बैठाना चाहिए, ना कि ऐसे वैसे किसी को चीज का नॉलेज ही नहीं है उसको आपने बैठा दिया तो क्या करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं कि हमें कैसे क्या उसकी ग्रोथ करानी है, आगे क्या आर्किटेक्चर कराना है। तो जो सही व्यक्ति हो उसको उस पद के लायक, जो पद के लायक हो उसको बैठाना चाहिए। सही नहीं है, यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हर कोई रिश्वत के पीछे भाग रहा है और सब कुछ स्पॉइल हो रहा है। मतलब अपने इंडिया में काफी कुछ हो गया, बढ़ गया है, और रेप और क्या कहते हैं ये सब, मतलब काफी क्राइम बढ़ रहा है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। आप अमेरिका में जाइए, गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी व्यक्ति की, जब तक 100% एविडेंस उसके खिलाफ इकट्ठा नहीं हो जाएगा। उसको ऑब्जर्व करेंगे, भागने नहीं देंगे, मगर उसको पकड़ने नहीं जाएंगे, पहले सारा एविडेंस इकट्ठा कर लेंगे। इतना इक्विपमेंट है उनके पास। हम क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं? हम झापड़ खाली यूज कर रहे हैं, डंडा और झापड़। बता तूने ये किया? अरे आप अपने तरीकों से मालूम करो, अपने एविडेंस इकट्ठा करो जो वो रिफ्यूज न कर सके। एक तो है हमारे आजकल मोबाइल ट्रैकिंग हम कर रहे हैं, उससे हम काफी कुछ पकड़ लेते हैं लोगों को। ये एग्जाम्पल है कि अगर हम हाईटेक इन्वेस्टिगेशन करें तो अपराधी छूट नहीं पाएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि भारत मुक्त हो अपराध से, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं जो कि बॉटम से, ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल में जो भी छोटे मोटे क्राइम जो हो रहे हैं और उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा, ना उनके लिए कोई प्रूफ एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है, एक्यूज को ऐसे पकड़ा लिया जाता है और बंद किया जाता है। एक्यूज की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती कि वो उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है या उसने कुछ किया है कि नहीं है।
विदाउट एनी एविडेंस वो पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं और उसको टॉर्चर होता है। आप पहले उसके जाइए तो वहाँ तक कि उसने कहाँ क्या 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 एविडेंस लीजिए, फिर आप उसको पकड़िए। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, या पुलिस डिपार्टमेंट हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो या किसी भी या PWD डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में आप जाइए, हर डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज भी हैं जो कि भरी भी नहीं गई हैं, और उसमें जो उसके लिए अब एलिजिबल नहीं है वो अभी भी उसमें वर्क कर रहे हैं। तमाम किस्म की होनी चाहिए, जैसे सरकार जो है कि ताकि जो है सरकार एक अच्छे कानून लाए ताकि जो है जनता को सुविधा हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो और क्राइम मुक्त हो। सबसे ज्यादा अगर हो रहा है तो क्राइम हो रहा है। सबसे पहले तो कानून में बहुत से संशोधन की भी आवश्यकता है। आज एक जो बेगुनाह आदमी है, आप देखिए कि जेलों में 70% बेगुनाह ही लोग जेल में हैं। उसकी वजह भी कहीं ना कहीं कानून का लचर होना है और कहीं ना कहीं कानून में कमियां हैं, जिनमें कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरा, हिंदुस्तान में देखा गया है कि जो पब्लिक है, पब्लिक के पास आर्म लाइसेंस बहुत है। इन सारे आर्म लाइसेंस को निरस्त करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी अगर ऐसा लगता है जैसे अगर कभी गृह युद्ध हो जाए तो पुलिस से ज़्यादा हथियार पब्लिक के पास है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो दबंगों के लिए और ऐसे लोग जो कानून को हमेशा चुनौती देते रहते हैं, ऐसे लोगों के पास हथियार नहीं होने चाहिए। उनके पास इतना बाहुबल और हथियार होगा तो कहीं ना कहीं कानून को चुनौती देते रहते हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती है भारत मुक्त जो अपराध मुक्त भारत है उसकी सोच के लिए। मैं समझता हूँ कि कानून में संशोधन के साथ साथ ये जो आर्म है इनके लाइसेंस पूरे समस्त भारत से निरस्त करके आर्म लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों और पुलिस के पास होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया का। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश कहां से गायब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो उसमें से दोनों आंख नकारत पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बना रहा है। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अपराध की दुनिया की हर खबर पर होगी नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। हमारी मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें मिशन क्राइम फ्री इंडिया, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @CrimeFreeIndia7 और जीमेल पर हमें मेल करें
मिशन crimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल। भारत में रोजाना 1200 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और हर घंटे में 16 मासूम लोगों की जान जाती है। यानी रोजाना 377 लोग हमारे देश की सड़कों पर दम तोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में होती है। यहाँ हर घंटे में 2 लोगों का जीवन सड़क के आतंकवाद की भेंट चढ़ जाता है। बस थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यातायात के नियमों की इज्जत करें, खुद बचें, औरों को भी बचाएं। चुनावी जनसभा के बीच औरैया जिले के विधुना विधानसभा में पहुंचे सीएम अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। विधुना से सपा प्रत्याशी दिनेश वर्मा के समर्थन में पहुंचे अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 3 महीने में जो पार्टी के अंदर हुआ उसे भूल जाइए और कुछ लोग पार्टी में साजिश कर रहे थे जिसके लिए कड़े फैसले लेने पड़े। सीएम अखिलेश ने कहा कि राजनीति अगर अच्छे हाथों में है तो न सिर्फ प्रदेश और देश का भविष्य सुधरेगा बल्कि जनता को भी सीधा लाभ मिलेगा। कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर सीएम अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के आने से समाजवादी पार्टी को स्टैंप मिल गया है और अब तय हो गया है कि आने वाले चुनाव परिणाम में सपा की सरकार फिर से बनेगी। बसपा पर हमला बोलते हुए कहा हाथी वाली पार्टी ने हाथी बनाए और पिछले 8 सालों से ये हाथी सिर्फ बैठे हुए हैं, इसलिए साइकिल की रफ्तार और तेज हो। कांग्रेस का हाथ थामने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आपको बता दें कि अखिलेश विधुना से सपा प्रत्याशी गुड्डू वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। ये बीएसपी वाले बताएं, ये जो आदमी ये घूम रहे हैं इससे पूछो, इनसे कोई अच्छा इंतजाम हो तो बता दो, कोई इंतजाम हो बताओ। और आदमी वालों पे बिल्कुल भरोसा मत करना, आदमी वालों पे कोई भरोसा मत करना। आदमी अगर किसी के घर में घुस गया कोई हमें बताओ, आदमी किसी घर में जा सकता है बता दो कोई। आपको अपना पूरा मकान तोड़ना पड़ेगा तब कहीं आदमी घुस पाए अंदर। अगर कहीं आदमी घुस सकता है बताओ, ये आदमी न घुस जाए कहीं और साइकिल तो बताओ जहां जाओगे वहां रख लो आपके काम आएगी साइकिल। आप तो कह रहे हैं सुनील भाई हो आपके साथ कभी अन्याय नहीं किया हुआ किसी समाजवादी पार्टी ने। टोपी वाले लोग इन्हें बताओ किसी के पास है पुराना 500-1000 रुपया, किसी के पास नहीं बचा, सब जहां जा लिया इन्होंने। बीजेपी वालों ने कितनी होशियारी से सब पैसा जमा करा लिया, पूरा रख लिया बैंकों में पैसा। और बताओ मैंने नोट भी नया लाना था, अभी लोगों से पूछने से कि अच्छा नोट कैसे बनाया जाता है। बीजेपी द्वारा मिर्जापुर के मिहड्डान विधानसभा से अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। प्रत्याशी के घोषित न होने से भाजपाइयों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज सैकड़ों की संख्या बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रत्याशी की मांग की। NH 7 को जाम करते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारे भी लगाए। प्रत्याशी दो के नारे के साथ दागी बागी नहीं चलेंगे, साफ सुथरी छवि वाले का ही हम करेंगे समर्थन। इस नारों की पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि एक और जहां अन्य दलों के प्रत्याशी घोषित
घोषित हो चुके हैं और क्षेत्र में लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित ही नहीं किया है। इससे कार्यकर्ताओं में मायूसी है और प्रत्याशी की घोषणा में हो रही देरी से चुनाव प्रभावित होगा। नहीं सर, अभी तक भारतीय जनता पार्टी मढ़ियाम विधानसभा की सीट के जो है कि कैंडिडेट अभी घोषित नहीं की है और देर करने से समय कम मिलेगा। अगली बार ऐसा हुआ था जिसके वजह से समय कम मिला, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव विफल रही और समय कम वजह 5 साल हम लोग मेहनत किए हैं और जब निराशा है और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से प्रत्याशी घोषित करें और साफ सुथरी छवि वाले प्रत्याशी घोषित करें। यूपी के संभल जिले के चंदौसी विधानसभा इलाके में हुई बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती की जनसभा स्थल पर जमकर जाम छलकाने का मामला सामने आया है। बता दें, जनसभा स्थल पर प्रशासन के आला अफसरों की मौजूदगी में मायावती की जनसभा स्थल से महज 50 गज की दूरी पर अवैध रूप से चल रहे शराब के ठेके पर बसपा कार्यकर्ताओं को खुलेआम शराब मुहैया करा आचार संहिता को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों की ये लापरवाही उनकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। आदर्श संहिता के उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से बिक रही शराब के संदर्भ में जब जिले के अफसरों से बात करने का प्रयास किया गया तो अफसरों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कानपुर में दर्दनाक हादसे में कार सवार 5 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार हाईवे किनारे एक पेड़ से टकरा गई जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, शहर के बर्रा नौबस्ता इलाके में रहने वाले 5 दोस्त तिलक समारोह से शामिल होने के बाद भौती गए थे, जहां से लौटते वक्त उनकी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई, जिसके बाद कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सुधार 5 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हादसे की जानकारी मृतकों के परिजनों को दी है। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक 22 से 24 साल की उम्र के हैं। जवान बेटू की मौत की सूचना के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। ये 5 लड़के एक तिलक में गए थे उधर भौती की तरफ, वहां से गए थे घर। उस्मानपुर में तेजक मिश्रा का घर पड़ता है और एक लड़का बर्रा का था, उसकी कार थी, इको स्पोर्ट कार थी। वो किसी खड़ी गाड़ी में घुसी है। वो गाड़ी वहाँ मौके पर नहीं दिखाई गई है किस गाड़ी में कार घुसी है और 5 लड़के ऑन स्पॉट खत्म हो गए वहीं पर। ना एक्सीडेंट हुआ है और इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस वालों ने एक्सीडेंट के 2 बाद सब लूटपाट में लगे रहे, किसी ने किसी की यहाँ सूचना नहीं दी, सबके मोबाइल उठा कर रख लिए। जब मोबाइल पर कॉल की गई तो कुछ जवाब नहीं दिया, जब जवाब भी दिया तो कहे वो 2-3 घंटे हो गए हैं और पड़े हैं, सब कहाँ बताएं कहाँ चोट है। और इस वाली प्रशासन की ये पुलिस वालों की जो ये कुकर्म रहा है, इसकी सजा फैमिली ने भोगी है। औरैया जिले की कोतवाली विधुना में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां कचपुरा मऊ गांव में एक 55 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें, मृतक का नाम दयाराम शाक्य है और इस वारदात को देर रात उस समय अंजाम दिया गया जब मृतक दयाराम के घर पर सभी सो रहे थे। परिजनों का कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही ये मामला आपसी रंजिश का भी बताया जा रहा है। वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक के बेटे की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कचपुरा में लगभग 55-60 साल के दयाराम के रात को हत्या कर दी गई है, सिर में गोली मारी गई है। मेरे लड़के जगत सिंह ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट किया है। मौका का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है, बातचीत की गई है। हमने अपनी क्राइम ब्रांच की टीम लगाई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना जारी है और इसमें सही हकीकत का पता लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। FIR 4 लोगों के खिलाफ है, 2 हिदरपुर के हैं, दूसरी गाँव के हैं। घटना औरैया जिले से है, जहां अलछदा थाना क्षेत्र गोतला गांव के एक खेत में मिट्टी खुदाई के दौरान टीला धंसने से 2 बच्चियां दब गई, जिसमें 9 साल की शिवानी की मौके पर ही दम घुटने से मौत हो गई और उसकी छोटी बहन अनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, गांव वालों की मदद से अनीता को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि गोतला गांव के मुकेश की बेटी शिवानी अपनी चचेरी बहन के साथ पास बने स्कूल के किनारे मिट्टी खोदने गई थी। तभी अचानक टीला धंस गया और बच्चियां चपेट में आ गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल घायल बच्ची की हालत में सुधार बताया जा रहा है। डीपने का अचानक एकदम मिट्टी गिर गई वहां पे
में सारी काफी मिट्टी गिरी, 2-3 ट्राली सारी भी दब गई। चुनावी गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश में क्राइम की वारदातें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कानपुर के बाबूपुरवा इलाके का है, जहां एक महिला ने अपने पति पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है